नून स्टूडेंट्स, आज हम बीए तृतीय वर्ष के पेपर आर्थिक भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आर्थिक भूगोल में हमने पूर्व में इसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, इसके आधारभूत संकल्पनाओं के बारे में चर्चा की। आज हम देखते हैं वस्तु निर्माण उद्योग का हम एक सैद्धांतिक विवेचन यहाँ करेंगे। तो वस्तु निर्माण उद्योग हमारा टॉपिक है। देखिए, शाब्दिक अर्थ में उद्योग किसी भी व्यवस्थित अथवा क्रमबद्ध कार्य को कहते हैं। कुछ विद्वान इसी के अनुसार अति साधारण ढंग से मछलियां पकड़ने के कार्य को भी उद्योग मानते हैं। तो यानी इस अर्थ में उद्योग जो है वो अति साधारण ढंग का कोई कार्य जो कि व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है वो भी उद्योग की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं हम, जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1 निष्कर्षण उद्योग, नंबर 2 पुनरुत्पादक उद्योग, नंबर 3 वस्तु निर्माण उद्योग, नंबर 4 सहायक उद्योग। ऐसे सभी कार्य जो पृथ्वी तल की वस्तुओं को मनुष्य द्वारा सीधा ग्रहण करने से संबंधित है निष्कर्षण उद्योग कहते हैं, यथा मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनिज निकालना इत्यादि। पशुचारण तथा कृषि जैसे कार्य जिनसे पृथ्वी से सीधा तथा अंतिम रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि मिट्टी, संसाधन एवं प्राकृतिक तत्वों के सहयोग से वर्ष प्रति वर्ष उपयोग किया जाता है, ये पुनरुत्पादक उद्योग हैं। इन दोनों उद्योगों से प्राप्त वस्तुओं का कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करके उनके रूप अथवा गुण धर्म में परिवर्तन करके अधिक उपयोगी बनाने की प्रक्रिया की वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। इसी प्रकार सभी माध्यमिक उत्पादन कार्य वस्तुतः विनिर्माण उद्योग हैं। इस प्रकार तृतीयक तथा चतुर्थक कार्य सहायक उद्योग हैं। प्रस्तुत अध्याय में उद्योग का व्यवहार प्राय वस्तु निर्माण उद्योग के लिए ही किया जाएगा। अतः यहाँ उद्योग का अर्थ प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री को शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति के द्वारा परिचालित औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा किसी इच्छित रूप, आकार अथवा विशेष गुण धर्म वाली वस्तु में परिणत करना है। इस अर्थ में अति साधारण वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने, जूते बनाने अथवा अन्य बड़े बड़े रेल के इंजन बनाना, वायुयान निर्माण आदि कार्य उद्योग के अंतर्गत ही आते हैं। उत्पादन के पैमाने के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। कुटीर उद्योग, नंबर 2 लघु पैमाने के उद्योग, नंबर 3 वृहत पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योगों में वस्तुतः उत्पादन लघुतम पैमाने पर ही किया जाता है। प्राय इसमें एक परिवार के लोग ही कार्य करते हैं तथा यह मात्र शारीरिक श्रम द्वारा परिचालित होता है। इस प्रकार के उद्योग को लोग अपने पेशे के रूप में या खाली समय में अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं। कुटीर उद्योग की प्राचीनतम पद्धति है। उस समय लोग अपने उपभोग की वस्तुएं स्वयं अपने हाथों से ही बनाते थे तथा मशीनें उस समय नहीं होती थी। इस प्रकार के उद्योग में कच्ची सामग्री लोगों के मुख्य व्यवसाय जनित पदार्थों से ही संबंधित होती थी। उदाहरणार्थ, चलवासी पशुचारण में लगे लोग पशुओं के चमड़े से जूते, वस्त्र, तंबू आदि बनाते हैं। भारत जैसे प्राचीन सभ्यता के देश में उत्पादन कार्यों में विशेषीकरण का विकास हो गया था। अतः यहाँ कुटीर उद्योगों में विशिष्टता आ गई तथा कुछ विशेष प्रकार के कार्य जाति विशेष से जुड़ गए, यथा जुलाहों के द्वारा कपड़ा बुनना। कुटीर उद्योग में पूंजी तथा तकनीकी का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। लघु पैमाने के उद्योग, ये उद्योग कुटीर तथा वृहत पैमाने के मध्य की श्रेणी के उद्योग हैं। वस्तुतः लघु एवं वृहत पैमाने का अंतर सापेक्षिक होता है, अतः इनमें अंतर करना एक मुश्किल कार्य है। राष्ट्रसंघीय एशिया एवं सुदूर पूर्व आयोग के अनुसार वह उद्योग जिसमें वेतन पर काम करने वाले 50 से कम श्रमिकों की सहायता से उत्पादन हो, परंतु किसी मशीन का प्रयोग न होता हो, अथवा मशीन का प्रयोग होता हो परंतु वेतनभोगी श्रमिकों की संख्या 20 से कम हो, लघु पैमाने का उद्योग कहा जाएगा। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में कुटीर व लघु उद्योग, वर्कशॉप इंडस्ट्रीज का तीव्र ह्रास हुआ और उनके स्थान पर वृहत पैमाने के उद्योग स्थापित हो गए।
आंग्ल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी बृहद पैमाने के उद्योग स्थापित हो गए। यद्यपि एशिया में कुटीर उद्योग सुदृढ़ अवस्था में थे, अतः यहाँ बृहद पैमाने के उद्योग स्थापित नहीं हो सके। उपनिवेशों ने अपनी नीति के तहत बृहद पैमाने के उद्योगों का विकास किया। राष्ट्रीय सरकारों ने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात बृहद पैमाने के उद्योगों की आवश्यकता समझी, परंतु इतनी पूंजी इनके पास नहीं थी, अतः लघु पैमाने के उद्योगों का विकास होने लगा। तकनीकी के अभाव व श्रमिक अधिक जनसंख्या के वातावरण में रोजगार के अवसर पैदा करने वाले यही उद्योग उपयुक्त थे। भारत में इन लघु उद्योगों का विकास हुआ। जापान में ये पूर्व में ही विकसित थे। जापान में 56% औद्योगिक कारखानों में 3 से कम श्रमिक मिलते हैं। भारत में कुल उद्योगों में लगे श्रमिकों की 2/3 संख्या लघु उद्योगों में ही मिलती है। अब है बृहद पैमाने के उद्योग। तो बृहद पैमाने के उद्योगों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बृहद पैमाने के उद्योगों का सूत्रपात औद्योगिक क्रांति से हुआ। वाष्प चालित मशीनों के आविष्कार के बाद बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित होने लगे, जिनमें अजैविक शक्ति परिचालित यंत्रों की सहायता से अधिकाधिक कार्य संपन्न होने लगे। तदनंतर इनका निरंतर विकास होता गया। अब उद्योग का सामान्य अर्थ बड़े पैमाने का उद्योग ही समझा जाता है। इसमें श्रमिकों अथवा कारीगरों का काम प्रधानतः कार्यरत यंत्रों को एक निश्चित गति से चलाते रहना हो गया है। अधिकाधिक कार्य स्वचालित यंत्रों के द्वारा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अब श्रमिकों के कार्यों में अधिकाधिक विशिष्टता मिलती है। एक कारीगर उत्पादन प्रक्रिया के अनगिनत कार्यों में से किसी एक का विशेषज्ञ होता है। इसमें बड़ी मात्रा में मशीनें खरीदने, वृहद स्तर पर कच्चा माल क्रय करने, उपभोक्ताओं तक वस्तुएं पहुंचाने की व्यापक व्यवस्था करने तथा शोध द्वारा तकनीकी सुधार के लिए व्यापक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः बृहद पैमाने के उद्योगों में कारीगरों से अधिक महत्व व्यवस्थापकों एवं संचालकों का होता है। बृहद पैमाने के उद्योग किसी भी देश की आर्थिक समुन्नति एवं लोगों के लिए ऊंचे जीवन स्तर के लिए अत्यावश्यक हो गए हैं, क्योंकि संसाधनों का सम्यक उपयोग बृहद पैमाने के उद्योगों के द्वारा ही हो सकता है। औद्योगिक उत्पादन से 2 तरह की वस्तुएं प्राप्त होती है। एक उत्पादक वस्तुएं यानी कैपिटल गुड्स, जो वस्तुएं अन्य वस्तुओं के उत्पादन के काम आती है। उपभोग की वस्तुएं या कंज्यूमर गुड्स, जिनका उपयोग मनुष्य अपनी सीधी आवश्यकता पूर्ति में करते हैं, जैसे वस्त्र, साइकिल आदि सभी प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शक्ति एक साधन है। देखिए, जो 2 तरह की ये वस्तुएं हैं, एक उत्पादक वस्तुएं यानी कैपिटल गुड्स और दूसरी है कंज्यूमर गुड्स, उपभोग की वस्तुएं। इनमें अंतर समझ लेना आवश्यक है। मान लीजिए हम किसी औद्योगिक इकाई के अंदर सुई बनाने की मशीन का निर्माण कर रहे हैं, तो वह उत्पादक वस्तुओं की श्रेणी में आएगी, क्योंकि वो मशीन पुनः आगे उत्पादन के लिए काम में ली जाएगी, न कि डायरेक्ट मनुष्य के उपभोग के काम में ली जाएगी। तो इस प्रकार की जितनी भी मशीनें हैं जो अन्य वस्तुओं का उत्पादन करती है, वो समस्त वस्तुएं उत्पादक वस्तुओं की श्रेणी में आएगी, जिनको हम कैपिटल गुड्स के नाम से जान सकते हैं। दूसरी जो उपभोग की वस्तुएं हैं, वो डायरेक्ट रूप से मनुष्य के काम में ली जाएगी, जिसमें कि बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे बताए हुए हैं, जैसे वस्त्र है, साइकिल है, या कोई भी मनुष्य के द्वारा सीधे उपयोग में लिए जाने वाले वस्तुएं, बेकरी का सामान जितना भी होता है, बिस्कुट्स है, ब्रेड्स है वगैरह जो भी है, ये समस्त वस्तुएं कंज्यूमर वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। अब देखिए, हम उद्योगों के स्थानीयकरण के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए, उद्योग किसी भी स्थान पर अनायास ही स्थापित नहीं हो जाते, उसके लिए उसके कुछ न्यूनतम आवश्यकता की कंडीशन चाहिए, और वो कंडीशन मिलने पर ही वहाँ उद्योग स्थापित हो जाता है। और ये स्पष्ट स्थानीय प्रारूप आपको देखने को मिलेगा कि सूती वस्त्रों का ज़्यादातर केंद्रण वही मिलेगा जहाँ कपास का उत्पादन अधिक होता है। सीमेंट इकाइयों का केंद्रीकरण आपको वहाँ मिलेगा जहाँ जिप्सम और चूना पत्थर पाया जाता है, या चीनी मिलों का केंद्रण वहाँ मिलेगा जहाँ गन्ने का उत्पादन होता है। तो यानी उसके लिए कुछ न्यूनतम आवश्यकता की कंडीशंस होती है, दशाएं होती है, वो दशाएं उपलब्ध होने पर ही उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इसको बोलते हैं उद्योग का स्थानीयकरण प्रारूप। तो इसमें हम देखते हैं कौन सी वस्तुएं
है या कौन सी दशाएं हैं जो उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करती है। आर्थिक विकास में उद्योगों के अत्यधिक महत्व के मद्देनज़र इनके स्थानीयकरण व समुचित वितरण का अधिक महत्व है। समुचित वितरण का तात्पर्य समान वितरण नहीं, क्योंकि उद्योगों हेतु कच्ची सामग्री सर्वत्र उपलब्ध नहीं होती। अतः समुचित वितरण का अर्थ है इन कच्ची सामग्री वाले क्षेत्रों में उद्योग का स्थानीयकरण अथवा परिवहन सुविधा के मद्देनज़र इनका स्थापना प्रारूप कुछ भिन्न प्रकार का परिवहन सुलभता वाले क्षेत्र में भी हो सकता है। साथ ही उत्पादित माल के बाजार का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस सम्यक कार्य में न्यूनतम लागत व अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके ऐसे स्थान का चुनाव उद्योगपति की इच्छा होती है। अतः इसके लिए उद्योग की स्थानीयकरण के कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, परंतु इन सिद्धांतों को समझने से पूर्व उद्योग के लिए अनिवार्य तत्वों को जानना आवश्यक है। उद्योग के लिए अनिवार्य तत्व। किसी भी उद्योग के लिए निम्न अनिवार्य तत्व होना आवश्यक है। नंबर 1 कच्ची सामग्री, नंबर 2 बाजार, नंबर 3 परिवहन, नंबर 4 श्रम, नंबर 5 शक्ति, नंबर 6 पूंजी। कच्ची सामग्री या रॉ मटेरियल्स। कच्ची सामग्री का उपयोग कर उद्योगों में उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। कई उद्योगों में कई कच्ची सामग्रियों का प्रयोग होता है, यथा इस्पात उद्योग। और कुछ कच्ची सामग्री ऐसी होती है जो निर्माण प्रक्रिया वजन खो देती है, जबकि कुछ कच्ची सामग्री ऐसी होती है जो शुद्ध होती है, यानी निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत वो वजन नहीं खोती है। तो इस प्रकार से कच्ची सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कोई उद्योग कहाँ स्थापित होगा। जैसे मान लीजिए हमें लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना करनी है, तो चूंकि लोहा इस्पात उद्योग में 1 टन लोहा बनाने के लिए 2.38 टन कोयले की आवश्यकता होती है और 1.6 टन लोहे की आवश्यकता होती है, तो यहाँ लोहा इस्पात उद्योग को लोहे से भी ज़्यादा कोयला प्रभावित कर रहा है, क्योंकि कोयला 2.38 टन चाहिए और चूंकि कोयला निर्माण प्रक्रिया में अपना पूरा वजन खो देता है। इसके अलावा कोयला अशुद्ध कच्चा माल है जिसके अंदर की बहुत सारे प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। तो अगर हमें 2.38 टन कोयला चाहिए तो उसके लिए हमें लगभग 3.5 टन वजन का परिवहन करना पड़ेगा। तो यानी लोहा इस्पात उद्योग को लोहे से भी ज़्यादा कोयला प्रभावित करता है। दूसरा है बाजार। बाजार औद्योगिक उत्पादन का खपत स्थल होता है। यहाँ से उपभोक्ता ये वस्तुएं खरीदते हैं। बाजार भी जनसंख्या वितरण में भिन्नता आदि के कारण एक स्थान पर केंद्रित नहीं होता। उत्पादक वस्तुओं का बाजार एक स्थान पर केंद्रित भी होता है, परंतु उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार व्यापक होता है। उपभोक्ता वस्तुओं की मांग वहाँ होती है जहाँ जनसंख्या केंद्रित होती है। परिवहन। उद्योग के लिए परिवहन का घनिष्ठ संबंध है। कच्ची सामग्री उत्पादित माल के लिए इनका अत्यंत महत्व है, यानी कच्ची सामग्री लाने के लिए और उत्पादित वस्तु को बाजार तक पहुंचाने के लिए। श्रम। किसी उद्योग में कम तो किसी में अधिक, परंतु श्रम की अनिवार्य आवश्यकता होती है। जहां व्यक्तिगत रूप से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है वहां श्रमिक अधिक व स्वचालित मशीनों के अधिक प्रयोग वाले उद्योगों में श्रमिक कम चाहिए। श्रम तथा बाजार एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि दोनों वहीं उपलब्ध होते हैं जहां जनसंख्या केंद्रीभूत हो, परंतु श्रम गतिशील होने के कारण कारखाने में जाकर काम करता है, जबकि कारखाने में उत्पादित माल को बाजार में पहुंचाना पड़ता है। नंबर 5 शक्ति। शक्ति का उद्योग के संदर्भ में सामान्य अभिप्राय अजैविक या यांत्रिक शक्ति है। उद्योगों के संदर्भ में शक्ति का अत्यधिक महत्व है, वृहद पैमाने के उद्योगों के लिए अत्यावश्यक है। पूंजी। पूंजी भी वृहद उद्योगों के लिए अनिवार्य तत्व है। कच्ची सामग्री क्रय करने, परिवहन, व्यवस्थापन, संचालन में पूंजी आवश्यक है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।